एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। टॉपिक इज फैमिली लॉ एंड दिस इज पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट और आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर जाके पहले उन्हें देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे जब तक आप पार्ट 5 तक आओगे। ओके, एंड आई होप आपके हाथ में आपका बेयर एक्ट है। क्वेश्चन देखो हमारे साथ, पॉज करो, बेयर एक्ट में आंसर ढूंढने की कोशिश करो, अपनी प्रैक्टिस सेट करो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की। इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव अहेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट वर रिमूव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग न्यू सेक्शन बाय दी। ये एग्जैक्टली हिंदू और मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन नहीं है, बट इंडियन डिवोर्स से रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका आंसर है ए, 2001 के अमेंडमेंट से। ये उतना रेलेवेंट डायरेक्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुबारत, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट। मुबारत अंडर मुस्लिम लॉ रिफर्स टू किस चीज को कहते हैं? ए, डिवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, यानी वाइफ के कहने पर डिवोर्स लेना। बी, क्रुएल्टी। सी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद म्यूचुअल कंसेंट। या फिर डी, इला। इसका करेक्ट आंसर है सी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यानी मुस्लिम्स में जब वो दो लोग म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं तो उसे कहते हैं मुबारात। मुबारात। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद कंसिलिएशन? कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? वापस लाना, दो लोगों को साथ लाना, जोड़ना। ठीक है, ऑप्शंस आर सेक्शन 23, सेक्शन 23 सब क्लॉज 2, सेक्शन 23 सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 22। अब देखो इसमें क्या करो, सबसे पहले जाके सेक्शन 22 देख लो। देखोगे जाके किसी और टॉपिक के बारे में तो एक ऑप्शन तो आपका क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है। अब ये आता है कि है तो सेक्शन 23, कौन सा पार्ट है उसका, अब हमें ये देखना है। इसका करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 23 का सब क्लॉज 2। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी लोगों को हो जाता है, इसलिए मैंने क्लॉज 2 और क्लॉज 3 दोनों अटैच किए हैं। सब क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा है कि बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट, कोई भी रिलीफ देने के पहले इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन एवरी केस वेयर इट इज पॉसिबल to do consistently with the nature and circumstances of the case, to make every endeavor to bring about reconciliation between the parties। ये देखो आपका वर्ड आ गया। तो बेसिकली इनका कहना है कि फाइनल रिलीफ देने से पहले, यानी तलाक देने से पहले या कुछ भी करने से पहले, कोर्ट की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि रिश्ता अगर बचाया जा सकता है, रिकनसाइल किया जा सकता है, लोगों को वापस सुलह कराई जा सकती है, तो पहले वो कराया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 23(2) क्लियरली बात करता है रिकनसिलिएशन के बारे में। 3 में क्या है, लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि वर्ड यहाँ भी आता है। बट आप ध्यान दो, फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग द कोर्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट रिकंसिलिएशन, कोर्ट क्या क्या कर सकता है वो बताया है 3 में। तो 2 बात करता है रिकंसिलिएशन की और 3 तरीके बता रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 2। आगे बढ़ते हैं। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, आपको पता चल गया कौन सा एक्ट खोलना है। अ फीमेल हिंदू हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। एक फीमेल हिंदू एक लड़का या लड़की गोद में ले सकती है, कब? कैपेसिटी क्या है? ए, शी इज नॉट मैरिड, उसने शादी नहीं की है। बी, शी इज मैरिड, शादीशुदा है तभी ले सकती है। सी, शी इज अ विडो एंड हैज नो सन और डॉटर बट हैज अ विडोड डॉटर इन लॉ। वो एक विधवा है जिसके बेटा बेटी नहीं है, पर एक विधवा बहू है उसकी। या फिर डी, वो अडॉप्ट कर ही नहीं सकती। तो देखो इतना तो जानते ही होगे, डी नहीं हो सकता। एक फीमेल हिंदू बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकती, ये तो रूल है ही नहीं। नॉट मैरिड भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैरिड भी ले सकती है, विडो भी ले सकती है। अब आया ट्रिक की, प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखो, मैरिड ले सकती है बट उसकी एक कंडीशन होती है कि उसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड के कंसेंट के बिना नहीं ले सकती। तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। विडो के केस में भी शी कैन अडॉप्ट, बट इतनी एक्स्ट्रा कंडीशंस कहीं भी लॉ में नहीं अलग से लिखी हैं। ये बहुत स्पेसिफिक केस टू केस की बातें हैं। ए है, शी इज नॉट मैरिड। अब नॉट मैरिड के केस में वो इंडिपेंडेंटली, बिना किसी और के कंसेंट के, बिना किसी और बाउंडेशन के बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, शी इज नॉट मैरिड। हमें सिर्फ फीमेल हिंदू बोला है, हमें नहीं बताया वो शादीशुदा है या क्या सीन है। ठीक है, तो आंसर इज ए, नॉट मैरिड। मैरिड होगी, हस्बैंड का कंसेंट चाहिए। विडो होगी, अननेसेसरी कंडीशंस एडेड है, बहुत सारी और सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। एंड कैन नॉट तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 किस मुस्लिम स्कूल पे बेस्ड है? अब ये स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, थ्योरीज, उन सब से रिलेटेड है। ये बेयर एक्ट में एग्जैक्टली नहीं लिखा है। इसका आंसर है सी, मलिकी स्कूल।
मलिकी स्कूल थोड़ा वाइफ सेंट्रिक अप्रोच है। मोस्टली मुस्लिम लॉ हनाफी स्कूल पे ज्यादा बेस्ड होता है, बट यहाँ पे वाइफ को ज्यादा ध्यान में रखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल, हनाफी स्कूल में अगर हस्बैंड कोई कंडीशन है कि मान लो इतने टाइम तक नहीं अवेलेबल है, तो वो 7 साल के बाद तलाक ले सकती है, जबकि मलिकी स्कूल में वो टाइम पीरियड सिर्फ 2 साल है। तो वाइफ के लिए ज्यादा, हाउ डू आई से दिस, वाइफ को ज्यादा ध्यान में रखते हुए कानून है, औरतों की सहूलियत के हिसाब से है। तो ये मलिकी स्कूल से इंस्पायर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सुन्नी मुस्लिम मैरीज विद अ किताबिया गर्ल, मैरिजेस। तो पहली बात, सुन्नी मुस्लिम आप जानते हो, मुस्लिम शिया मुस्लिम होते हैं, उनकी बात हो रही है। किताबिया कौन होता है, अगर ये नहीं पता तो भी फंसोगे। किताबिया वो होते हैं जो उस रिलीजन को बिलोंग करते हैं जो किसी बुक में मानते हैं, यानी कि मुस्लिम्स हो गए, ज्यूज हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्रिश्चियंस हो गए। सुन्नी मुस्लिम अगर एक किताबिया लड़की से शादी करे तो वो क्या होगी, वैलिड होगी, वॉइड होगी, इरेगुलर होगी, या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर इज वैलिड होगी, बिकॉज सुन्नी मुस्लिम्स को किताबिया लोगों में शादी करना अलाउड है। शिया लोगों में ये शादी इरेगुलर मानी जाती है, वॉइड नहीं बट इरेगुलर मानते हैं, जिसे हम फासिद कहते हैं। वॉइड को हम क्या कहते थे, आपने अगर पहले लेक्चर देखा होगा आपको पता है, उसे हम बातिल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। A child born of void and voidable marriage under Hindu law is, this is again a repeat question. एक बच्चा जो ऐसी शादी से पैदा हुआ है जो या तो void है या voidable है, उस बच्चे को क्या कहेंगे, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, इलीगल है, या नन ऑफ दीज। इलीगल तो बच्चे को बोलेंगे ही नहीं कभी, बट आप याद करो ये हमने लेक्चर्स में भी पढ़ा था और पहले के प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। रिश्ता नाजायज हो सकता है, बच्चा नाजायज नहीं होता। तो क्लियरली आंसर इज लेजिटिमेट। ठीक है, ए लेजिटिमेट। सेक्शन 16 देखोगे बैराक का, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा लंबा दिख रहा है, देख के मत डरो साइज, आराम से पढ़ो, सब समझ में आएगा। ए अ मुस्लिम मैन एंड बी अ मुस्लिम वुमन आर इन अ रिलेशनशिप। A and B have a child, C, out of wedlock. Later, A dies intestate. Which of the following options is the most accurate application of the principle set out below? अभी तक क्या बोला, ए जो एक मुस्लिम आदमी है, बी जो एक मुस्लिम औरत है, उसके साथ रिश्ते में, ये दो लोग रिलेशनशिप में है, इन दोनों का एक बच्चा होता है, सी आउट ऑफ वेडलॉक। आउट ऑफ वेडलॉक का मतलब होता है बिना शादी किए बच्चा होना। ठीक है, लेटर ए डाइज, लेटर ए डाइज इंटेस्टेट, ए की डेथ हो जाती है बिना कोई वसीयत पीछे छोड़े। ठीक है, तो यानी बच्चा हो चुका है, बी रह गई है पीछे, एक बच्चे के साथ शादी नहीं हुई है, और जो लड़का था वो मर चुका है और कोई वसीयत छोड़ के नहीं गया है। तो ये जो प्रिंसिपल यहाँ दिया है इसके हिसाब से क्या होगा, आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। अंडर मुस्लिम लॉ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड में इनहेरिट फ्रॉम द मदर एंड हर रिलेटिव्स बट नॉट फ्रॉम द फादर एंड हिज रिलेटिव्स। प्रिंसिपल ये कहता है अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उस केस में, इलेजिटिमेट चाइल्ड मतलब बिना शादी के बच्चा पैदा हुआ है, वो अपनी माँ से और माँ के रिश्तेदारों से इनहेरिट कर सकता है, बट बाप से और उसके रिश्तेदारों से नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे इतना तो समझ में आ ही गया कि वो ए से कुछ भी इनहेरिट नहीं कर सकता जो कि फादर है, बी से कर सकता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए कैन इनहेरिट फ्रॉम ए एंड बी एज सी वॉज born आउट ऑफ wedlock. बी सी कैन इनहेरिट फ्रॉम नीदर ए और बी एज सी वॉज born आउट ऑफ wedlock. सी C can inherit from B through A. D C can inherit from A through B. या फिर E C cannot inherit from A. अब ध्यान से देखो, ऑप्शन ए कहता है कैन इनहेरिट फ्रॉम ए एंड बी, ये तो यही आपको समझ में आ गया गलत। अभी हमने बोला वो ए से नहीं कर सकता, तो ये आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी कैन इनहेरिट फ्रॉम नीदर ए नॉर बी, ये भी नहीं है क्योंकि बी से तो कर सकता है, तो ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी कैन इनहेरिट फ्रॉम बी थ्रू ए। थ्रू ए का भी कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इलेजिटिमेट के केस में कोई हक ही नहीं बनता उसका बाप पे, ये भी आंसर नहीं है। सी कैन इनहेरिट फ्रॉम ए यही खत्म हो गया, ए से नहीं कर सकता। लास्ट ऑप्शन बचा सी कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम ए, जो कि सच है, तो आंसर इज ई, सी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम ए। आगे बढ़ते हैं। द रेमेडी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो रेमेडी कहाँ मिलती है इस चीज के लिए, बेयर एक्ट उठाओ, सेक्शन 9 इज द आंसर। ठीक है, सेक्शन 6 रिपील हो चुका है, सेक्शन 11 वॉइड मैरिज की बात करता है, सेक्शन 13 डिवोर्स, जो बाकी ऑप्शन थे। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, देखो 6 ऑप्शंस यहाँ है, 5 यहाँ है, मैच करना है। पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो अब इसको एक बार में सॉल्व कर लोगे। ध्यान से देखो, यहाँ दिया है स्पोकन वर्ड्स, दीपिका वर्सेस कैट, साइलेंस, आस्क और वर्सेस करतार सिंघा, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इधर ऑप्शंस हैं सुन्नतुल कॉल, कस्टमरी लॉ, सुन्नतुल तकरीर, एटिपिकल रिलेशनशिप्स, ट्रिपल तलाक,
एंड मेंटेनेंस। मान लें ये आपको नहीं पता, ये भी नहीं पता साइलेंस क्या है, स्पोकन वर्ड्स भी नहीं पता क्या है, ये केस भी नहीं पता, क्योंकि ये बेयर एक्ट में भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ इसको देखो, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला पार्ट देखा होगा तो आप जानते हो मैं क्या बोलने वाली हूँ। मुस्लिम लॉ के बेयर एक्ट को उठाइए, केस का नाम मेंशन्ड है वहां पे क्लियरली, और वो केस किस बारे में है ये भी मेंशन्ड है। ठीक है, वो केस था ट्रिपल तलाक का। तो यानी ई का आंसर क्या है? 5। देखो ई का 5 कहाँ पे है? ई का 5 है यहाँ पे, आंसर इज बी। अब लगे हाथ बाकी भी देख लो। ए का है 1, स्पोकन वर्ड्स, जल्दी से देख लेते हैं। स्पोकन वर्ड्स सुन्नतुल कौल, बेसिकली प्रॉफिट ने जो चीजें बोली हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोकन वर्ड्स, सुन्नतुल कौल, जो उन्होंने कहा है। ठीक है। ऑप्शन बी का है 4, दीपिका वर्सेस कैट। ए टिपिकल रिलेशनशिप्स की बात हो रही थी, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं केस के, बट एक नर्स थी जिसने एक हॉस्पिटल में छुट्टी के लिए अप्लाई किया था क्योंकि उसका अपना बच्चा होने वाला था, मेटर्निटी के लिए अप्लाई किया था, और हॉस्पिटल ने क्या क्यों मना किया कि उसने अपने हस्बैंड के जो पहले बच्चे थे उनकी केयर करने के लिए पहले ही मेटर्निटी लीव ले चुकी है। तो उस औरत ने फिर अपील की कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब मेरा बच्चा हो रहा है तो मैं कुछ क्या करूं, जिसपे कोर्ट ने फैसला दिया। ये बहुत रीसेंट केस है, कोर्ट ने फैसला दिया था कि देखिए ऐसा नहीं होता कि एटिपिकल रिलेशनशिप्स की, ये रिलेशनशिप्स बहुत एटिपिकल टाइप के हैं कि उसके हस्बैंड के पहले के बच्चे थे उसके लिए उसने छुट्टी ली थी, तो अब क्या उसका अपना बच्चा हो रहा है तो वो छुट्टी नहीं ले सकती, एक्सेट्रा। डिटेल्स में भी नहीं जा रहे, बट आप समझ गए होगे। नेक्स्ट है सी का 3, साइलेंस सुन्नत उल तकरीर। बेसिकली बहुत सी ये कहा जाता है जब प्रॉफिट के सामने कोई एक्शन हुआ, उन्होंने उस पर कुछ कमेंट नहीं किया बट वो साइलेंट रहे, तो वो एक तरीका का अप्रूवल हुआ कि वो मानते हैं कि ये चीज सही हुई। तो ऐसी चीजें जो उनके जो एक्शंस उनके सामने थे और अप्रूवल माने गए उनकी साइलेंस की वजह से, उनको कहा गया सुन्नतुल तकरीर। डी का 2, आस्क और वर्सेस करतार सिंघा, कस्टमरी लॉ से रिलेटेड है। ई का 5, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। फातिमा, a Muslim woman, has been divorced by her husband इमरान through तलाक। ठीक है, इतना समझ में आया। फातिमा है, इमरान है, इमरान ने फातिमा को तलाक दे दिया है। फातिमा इज नाउ सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम इमरान फॉर हर सेल्फ एंड हर 2 माइनर चिल्ड्रन। मेंटेनेंस मांग रही है किसके लिए? अपने लिए और अपने 2 बच्चों के लिए जो माइनर हैं। क्लियरली दिया है 2 माइनर बच्चे। इमरान आर्ग्यूज दैट फातिमा हैज रीमैरिड एंड देयरफॉर इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। इमरान का कहना है कि फातिमा ने तो दोबारा शादी कर ली तो मैं क्यों मेंटेनेंस दूं, एंटाइटल्ड ही नहीं है। अंडर मुस्लिम लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फातिमास क्लेम फॉर मेंटेनेंस? आओ देखते हैं ऑप्शंस। ए, फातिमा इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी हैज रीमैरिड, क्योंकि फातिमा ने दूसरी शादी कर ली है इसलिए उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। ऑप्शन बी, फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर द डिवोर्स, जो हम इद्दत पीरियड बोलते हैं। तो इनका कहना है फातिमा को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए पर सिर्फ 3 महीने के लिए डिवोर्स के बाद। ठीक है, जिसको इद्दत पीरियड भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? फातिमा एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड एंड फॉर हर चिल्ड्रन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग। तो इनका कहना है कि फातिमा को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए उसके अपने लिए तो सिर्फ इद्दत पीरियड तक, और उसके बच्चों के लिए जब तक वो बच्चे सेल्फ सपोर्टिंग नहीं हो जाते, यानी वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। ऑप्शन डी, फातिमा फातिमा क्लेम मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन इंडेफिनेटली इररेस्पेक्टिव ऑफ हर रीमैरिज और चिल्ड्रंस एज, कि आजीवन के लिए वो मेंटेनेंस मांग सकती है भले उसके बच्चों की कल को शादी हो जाए, बड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए। करेक्ट ऑप्शन। देखो ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी हैज रीमैरिड, ये बात तो ठीक है, पर बच्चों का क्या? हमें तो यहाँ भी पूछा गया, उसने सिर्फ अपने लिए तो मांगी नहीं है। फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ओनली फॉर 3 months, नो नो नो, इद्दत का पीरियड एग्जैक्टली 3 month हो ये भी जरूरी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन देखो, और यहाँ पे भी बच्चों की कोई बात नहीं हो रही है। फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 3 महीने का हो। क्या होता है इद्दत पीरियड? पहले के पार्ट जाके देखो, समझ जाओगे। ठीक है, एंड फॉर हर चिल्ड्रन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग। तो ये बात क्लियर हो रही है कि बच्चे जब तक सेल्फ सपोर्टिंग नहीं हो जाते तब तक के लिए उनके लिए मेंटेनेंस मिलेगी, और फातिमा के लिए उसके इद्दत पीरियड में मिलेगी। तो आंसर इज सी। ठीक है, देखो, एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ ड्यूरिंग इद्दत पीरियड एंड बच्चों के लिए सेल्फ सपोर्टिंग। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 देखोगे तो वहां क्लियरली इद्दत पीरियड में क्या होगा बताया गया है,
बच्चों की मेंटेनेंस के लिए क्या सीन है, सारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पर हाँ, सिर्फ रिमैरी है कर लेगी तो उसको अपने लिए मेंटेनेंस तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरती एंड राजेश हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, ठीक है। Over time, Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, which has led to emotional and mental distress. Aarti decides to file for divorce on grounds of cruelty under Section 13(1) IA of the Hindu Marriage Act. तो सिंपल सी बात है, आरती है राजेश है, 5 साल हो गए हैं शादी के। आरती हैज बीन सब्जेक्टेड टू इमोशनल एंड मेंटल डिस्ट्रेस, क्रुएल्टी के चार्ज लगाए हैं उसने और डिवोर्स मांगा है इसी ग्राउंड पे, इस सेक्शन के अंडर। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। तो क्वेश्चन किसके बारे में है, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, सेक्शन 13 तक जाना है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए, आरती कैन ओनली सीक डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ एडल्ट्री। इनका कहना है कि आरती सिर्फ एडल्ट्री के ग्राउंड्स पे डिवोर्स मांग सकती है और किसी पे नहीं। ऑप्शन बी, आरती कैन सीक डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी एज लॉन्ग एज शी प्रूव्स मेंटल फिजिकल क्रुएल्टी। कि आरती क्रुएल्टी के ग्राउंड्स पे डिवोर्स मांग सकती है, उसको प्रूव करना होगा कि मेंटल फिजिकल क्रुएल्टी हुई है उसके साथ। सी, she cannot seek divorce on grounds of cruelty as it is not recognized in the Hindu Marriage Act. इनका कहना है कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्रुएल्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए उसके अंडर नहीं मांग सकते। डी, आरती मस्ट प्रूव राजेश क्रुएल्टी वाज इंटेंशनल टू सक्सीड। प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जानबूझ के किया है एंड गलती से नहीं किया है या ऐसा कुछ नहीं है सक्सीड करने के लिए। कॉमन सेंस में भी सोचोगे तो भी समझ में आ जाएगा, बट बैराक देखो, आंसर इज बी, शी कैन सीक डिवोर्स ऑन दीज ग्राउंड्स एज लॉन्ग एज शी प्रूव्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट द डिवोर्स्ड पर्सन टू मैरी अगेन, जिसका डिवोर्स हो चुका है वो दोबारा शादी कब कर सकता है। ए, वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, जिस दिन डिवोर्स ग्रांट हुआ है उसके बाद 1 साल रुको। बी, वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। सी, मैरी इमीडिएटली देयर आफ्टर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो नहीं, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों, देखते हैं आओ। देखो, सेक्शन 15 पे जाओगे तो क्लियरली लिखा है, जैसे ही डिवोर्स की डिग्री मिले, कोई भी अगर राइट ऑफ अपील नहीं बाकी है, यानी उस डिवोर्स पे अब कोई अपील नहीं हो सकती। अगर अपील हो भी सकती है तो या तो वो टाइम निकल गया है, उस अपील का एक्सपायर हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का टाइम था, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। या फिर अगर अपील की भी गई है और डिसमिस कर दी गई है, उसके बाद अगले दिन शादी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, ठीक है। मान लो अपील है और एक्सेप्ट हो गई है, तो जब तक वो केस पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा तब तक आप शादी नहीं कर सकते, अब वो चाहे 6 महीने हो चाहे 6 साल हो। तो देर इज नो फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन डिस्कसेस विद रिगार्ड टू सपेंट रिलेशनशिप अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सिंपल बैराक खोलो, मिल जाएगा। ऑप्शंस दिए हैं, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस कचर पचर से हैं, ध्यान से पढ़ो, समझ जाओगे। हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है डी, सेक्शन 3(f)(1 and 2), बेसिकली ये सेक्शन 3 का एफ पे जाओगे, 1 and 2। अब इसका बैराक अटैच नहीं किया, ये आप जाके सर्च करो, ठीक है। इसमें भी बात हो रही है, सेक्शन 3(g) में भी सपेंड रिलेशनशिप की बात हो रही है, एंड सेक्शन 5 के पॉइंट नंबर 5 में भी बात हो रही है, ठीक है। बैराक्स जाके देखो। आगे बढ़ते हैं। ऑन मैटर्स वेयर दया भाग इज साइलेंट, क्या प्रिवेल करता है। अगर कहीं पे दया भाग ने कोई बात नहीं बताई है कि इस केस में क्या होगा, तो फिर क्या प्रिवेल करेगा। ए, लोकल कस्टम्स, बी, स्मृतिस, सी, श्रुतिस, या फिर डी, मिताक्षर। देखो, मिताक्षर तो नहीं होगा क्योंकि दया भाग और मिताक्षर अप्लाई ही अलग अलग केसेस में होते हैं, ठीक है। तो जहां पे मिताक्षर लॉ नहीं है और वहां पे दया भाग है, तो ऐसा थोड़े कि दया भाग ने कुछ नहीं बोला तो मिताक्षर बीच में लॉ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। श्रुति स्मृति वेदों का पार्ट रहा है, वेदों का एज एन बेसिकली एंशियंट टाइम में श्रुति वो होता था जो सुन सुन के सुना जाए, बोला जाए, स्मृति जो याद रखा जाए, ठीक है, उस तरह से। तो वो आज के टाइम में तो वैलिड है नहीं इस तरह। आंसर है लोकल कस्टम्स। अगर दया भाग ने कुछ भी नहीं बोला है किसी मैटर पे, तो जो वहां का लोकल रिवाज है वो फॉलो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना। निशा एंड आकाश आर सेपरेटेड, एक कपल था जो सेपरेट हो गया है, एंड दे बोथ सीक कस्टडी ऑफ देयर माइनर चाइल्ड। माइनर बच्चा है, दोनों उसकी कस्टडी चाहते हैं, जिसका नाम है आरव। Nisha has been the primary caregiver, while Akash claims that he can provide better financial stability for Arav. प्राइमरी केयरगिवर निशा थी और आकाश का क्लेम है कि वो बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। दे बोथ अप्रोच द कोर्ट अंडर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1980 1890। ध्यान देना, हिंदू स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट एक्ट, बट मैंने ये यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू एडॉप्शन गार्जियनशिप में भी पूछा जा सकता है।
Which of the following factors will the court primarily consider in determining the custody? कोर्ट प्राइमरीली किस फैक्टर पे फोकस करेगा जब वो डिसाइड करेगा कि कस्टडी निशा को दी जाए या आकाश को? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दोनों फाइनेंशियली कितने स्टेबल है ये देखा जाएगा। ऑप्शन बी, जेंडर ऑफ द चाइल्ड, बच्चा लड़का लड़की क्या जेंडर है इसको देखा जाएगा। ऑप्शन सी, वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के लिए जो बेस्ट है वो देखा जाएगा। या फिर ऑप्शन डी, द पेरेंट हु इज फाइनेंशियली मोर स्टेबल इज ग्रांटेड कस्टडी ऑटोमेटिकली, कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, जो ज्यादा अमीर है, उसको ऑटोमेटिकली दे दी जाती कस्टडी। ये तो सुनने में ही पता चल रहा है गलत है, जेंडर का भी कोई लेना देना नहीं है। बचा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्लियरली हिंदू एक्ट में भी लिखा है, गार्जियंस वार्ड एक्ट में भी लिखा है, बच्चे के इंटरेस्ट में जो बेस्ट है वो किया जाएगा। तो आंसर है सी। एंड वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 टू 2024, 5 पार्ट्स। आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। हमारा पर्पस है क्वेश्चन लगाना, हमारा पर्पस है एग्जाम क्रैक करना, एक बार में, एक अटेम्प्ट में, बार बार बैठना नहीं है, ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहो। हिंदू लॉ वी आर डन। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन एडवोकेट्स एक्ट। Stay tuned on the channel. If it is helping you, do comment, like, share and subscribe. And आपके कोई friends अगर prepare कर रहे हो, so do recommend it to them also. Stay tuned. Bye bye.